everyone, welcome you all to Fortnightly Current Affairs by परीक्षा मंथन and it is presented by me अर्चना पांडे। तो आज यहाँ पे हम 1 से 15 जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है। ये परीक्षा मंथन की एक नई इनिशिएटिव है जिसमें हम 15 डेज के करंट अफेयर्स को वीडियो के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन के बारे में आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। परीक्षा मंथन एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो करंट अफेयर्स के बहुत बड़े मार्केट शेयर को कवर करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का पहला इशू देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट इशू आज का है इंडिया हैज अप्रूव्ड 2 कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो भारत ने 2 कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। अब देखिए, पहला हम देखते हैं कि हमारे पीटी के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है ये। देखिए, पीटी की बात करें तो देखिए पीटी में पहली बात तो कि ये जो वैक्सीन हैं, किसी भी, चाहे कोरोना वायरस में कोई और वैक्सीन हो या कोई ड्रग्स हो, इसको कौन जो है अप्रूवल देता है, तो इट इज अप्रूव्ड बाय ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको अप्रूवल देती है, तो आपको इसके बारे में जानना है। दूसरी चीज, कौन सी वैक्सीन को अप्रूव किया गया है, नाम क्या है इनका, नंबर 1 नंबर 2 दो वैक्सीन है, इनका नाम बताना है। दूसरा है कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। अब देखिए, इस पूरा जो करंट अफेयर्स है ये बनाने का एम यही है कि आपको जो है बिल्कुल ईज के साथ आप करंट अफेयर्स को समझ सके, इसको पढ़ सके, आपको बहुत प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा जो है टॉपिक है, अगर वो आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आपको एग्जाम में अच्छी बढ़त मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि जो टॉपिक्स है उसको ऑन द स्पॉट आप यहीं पे इसको लर्न करने, बाद में आपको बार बार इसको जो है बार बार इसी को फोकस करना ना पड़े। आपके पास और भी सब्जेक्ट है बट आप इसको रिवीजन करते रहें, मेन फोकस यही है, ठीक है। अब देखिए, मेंस की बात करें अगर हम, तो मेंस की बात करें तो ये जो हमारा है जीएस पेपर 2, ठीक है। जीएस पेपर 2 में क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी डिफरेंट सेक्टर्स के लिए होती है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर हम जीएस पेपर 2 की ही बात करें तो ये हेल्थ, ठीक है। जीएस पेपर 3 में साइंस और टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे इतने जो है टॉपिक्स हैं जिससे हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो रिलेट करेगा, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के इतने जो है हेड्स हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि जो हमारी कोरोना वायरस की वैक्सीन है, 2 वैक्सीन है, ठीक है। 2 वैक्सीन का क्या नाम है, एक तो नाम है को वैक्सीन और दूसरा हमारा है कोविशील्ड, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है किसको, एस्ट्राजेनेका को, ठीक है। एस्ट्राजेनेका विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने डेवलप किया है कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड को डेवलप किया है, ठीक है। एस्ट्राजेनेका विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलके कोविशील्ड को डेवलप किया है, जिसको प्रोड्यूस करेगी कौन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत इजी है, ठीक है। तो एस्ट्राजेनेका विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, ये प्रोड्यूस करेगी। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये जो है एक लोकल फॉर्म है हमारी भारत बायोटेक, इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है भारत बायोटेक, ठीक है। अब देखिए, हम आगे अगर देखें तो जो हम सीडीएसओ हैं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इनके अनुशंसा के आधार पर जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ही इज डॉक्टर वीजी सोमानी, ठीक है। वीजी सोमानी याद रखेंगे आप, एग्जाम में ये भी जो है आपके स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जो वीजी सोमानी जी हैं, कौन, हमारे इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो हमारा आपका न्यूज था, न्यूज में यही था कि इंडिया हैज फॉर्मली अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। तो व्हाट इज द इमरजेंसी यूज, क्या है ये, तो इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन इस्तेमाल, मतलब अभी भी इस वैक्सीन का सीमित उपयोग किया जाएगा, हम इसको मास लेवल पे नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो it will prioritize health workers, emergency services and those who are clinically vulnerable because of their age and pre-existing conditions, ठीक है। तो देखिए, इसको जो है प्रियोरिटी बेसिस पे जो है हम यूज करेंगे। पहले हेल्थ वर्कर, ठीक है, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ठीक है, हेल्थ वर्कर हैं। इमरजेंसी यूज के केस में, कब इमरजेंसी यूज, जैसे क्लिनिकली वल्नरेबल
जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए उनकी एज की वजह से हो सकते हैं, या उनके प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन की वजह से, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है उनको, या कोई जो है मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपका रिस्पायरेटरी कोई जो है इशू है, तो इसकी वजह से इनको प्रायोरिटी बेसिस पे इनको ही जो है पहले अवसर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए। हिंदू का जो है ये आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, दिखाया गया है। अब हिंदू में क्या है, देखिए दो वैक्सीन हमने मेंशन किया था, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन हमारा किसका है, भारत बायोटेक। ठीक है, और कोविशील्ड किसका है, एस्ट्राजेना और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोड्यूस्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बिल्कुल याद होना चाहिए ये सारी चीजें आपको। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें तो भारत में जो है दवाएं और वैक्सीन का इस्तेमाल की मंजूरी कौन करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मंजूरी है ये देता है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019। ठीक है, तो ये जो है मंजूरी देते हैं, इसके तहत मंजूरी दी जाती है कि किसी वैक्सीन को, किसी दवा को आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट क्या आता है, प्रॉब्लम अब यहाँ पे अराइज होती है कि हमने इमरजेंसी यूज की बात की और यहाँ पे जो है कोई भी इमरजेंसी यूज जैसी चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है कि जो है आपका एक्सिलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, एक्सिलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस की तरफ के द्वारा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आप इस वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है इमरजेंसी का कोई जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि एक्सिलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस के तहत स्पेशल सर्कमस्टेंस में आप वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फिगर मैंने इसलिए डाला है, ये जो आपका कोरोना वायरस है इसी का जो है कोरोना का ये वायरस है। ठीक है, तो इसको कोरोना नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, ये आप अभी तक जान गए होंगे, काफी टाइम से न्यूज में था, आपको कमेंट सेक्शन में इसको बताना है कि इसको कोरोना नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जो हमारा न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 है, ये कोई ड्रग्स को या किसी टीके को क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण में प्रभावी परिणाम अगर देता है, कोई भी ड्रग या कोई भी टीका अगर अपने सेकेंड स्टेज में अगर कोई जो है इफेक्टिव या कोई बहुत पॉजिटिव जो है साइन अगर दिखाता है, तो इसको तभी इसको हम मास लेवल पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, अभी इसी के बेस पे क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए इशू क्या है यहाँ पे, इशू ये आता है कि जो कोविड, हमारा जो कोविड के लिए जो वैक्सीन है इसका बहुत ज्यादा अपोजिशन किया जा रहा है। कौन कर रहा है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे कौन है, कुछ डॉक्टर्स हैं। ठीक है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं किस बेस पे, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और किसमें, अप्रूवल प्रोसेस में। ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई, इसलिए कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी अभी हमने बात की, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये जो है क्या है, ये वर्ल्ड की, इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की ये लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हमारा क्या है, इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ की बात सुने, तो इनके सीईओ जो है इनका नाम है अडार पूनावाला। ठीक है, इनका कहना है कि अब आप देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, जो अडार पूनावाला जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी के साथ, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रोडक्शन है इसका, ये अभी अभी फिलहाल जो है ये 50 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 50 मिलियन डोज पर मंथ ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनका टारगेट है ये कि इसको जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करके 100 मिलियन पर जो है डोज, 100 मिलियन डोज पर मंथ इसको कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर हम बात करें सुटेबिलिटी की, तो ये हमारी जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इसका देखिए इसको हम टेम्परेचर जो है 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में रख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। हम जो है अपने डोमेस्टिक जो है जो आपका फ्रिज है
या डोमेस्टिक जो आपका कोई भी चीज ऐसे हम इसमें रख सकते हैं जिसमें हम इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। यूजुअली अगर हम देखें तो जो है -70 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वैक्सीन को मेंटेन करना होता है, जो इंडिया के लिए काफी एक बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं है कि अब हम जो है -70 डिग्री को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, और वैसे भी इंडिया में अगर आप देखें तो समर के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कितना माइनस जो है हमारा +50 में चला जाता है, तो अभी इंडिया के लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए कन्वीनियंट भी है कि हम जो है ये जो हमारा कोविशील्ड है, ठीक है, कोविशील्ड है, इसको हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रख सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक फ्रिज में हम रख सकते हैं इसको, इजी है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज थे। अब क्या है, जो हमारे क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लोकल वैक्सीन जो है इनका अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन अभी जो इनका ये डाटा कितना इफिशियंट है, यानी कि इसको हम कितने लोग पे यूज कर चुके हैं, उसका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है, क्या ये जो है हमारे हेल्थ के लिए सही है या कोई साइड इफेक्ट होगा, ये सब चीजें अभी हमें पता नहीं है। एब्सेंस है जो डाटा का, उसके बाद भी इसको अप्रूवल क्यों दिया गया। ठीक है, तो अभी जो है इसको लार्ज स्केल ट्रायल से पास होना बाकी है और फिर भी इसको अप्रूव किया गया, ये जो है क्रिटिसिज्म है। अगर इंडिया की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया 60% ऑफ द वैक्सीन ग्लोबली बनाता है। अगर ग्लोब में, अगर मतलब इंडिया में वर्ल्ड में 100% बना तो 60% इंडिया अकेले ही बना लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा जो है इम्यूनाइजेशन का ड्राइव है। इंडिया में 300 मिलियन पीपल को टारगेट किया जा रहा है जुलाई 2021 तक। ठीक है, तो ये जो है हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा इशू क्या है, नेक्स्ट है पोलर वॉर्टेक्स यूएस एंड यूरोप इनटू डीप फ्रीज। ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स यूएस एंड यूरोप इनटू डीप फ्रीज। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। पोलर वॉर्टेक्स क्या है, एक बहुत ही जो है आपका इन्वायरमेंटल फिनोमेना है पोलर वॉर्टेक्स। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो हम इसको न्यूज को समझते हैं। न्यूज क्या है, न्यूज में है मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये कहा, दे हैव प्रेडिक्टेड दैट पोलर वर्टेक्स व्हिच इज स्प्लिटिंग इनटू टू। अब देखिए टू विल्स में, यानी कि साउथ वर्ड वो नीचे की तरफ आ रहा है और दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है, जिसकी वजह से यूएस और यूरोप की कंट्रीज में बहुत ही चिलिंग डीप फ्रीज, बहुत ही मतलब वो हड्डी कपाने वाली ठंडी जो है पड़ने वाली है। तो पहली बात तो आप एक बार एकदम से अच्छे से पोलर वर्टेक्स समझिए, पूरा इशू आपको समझ में आ जाएगा क्या है पोलर वर्टेक्स। तो मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, तो जो वर्टेक्स होता है ना, पोलर मतलब समझते हैं ना पोल। ठीक है, और वर्टेक्स मतलब होता है कि वर्टेक्स का मतलब ही ये होता है कि चक्राकार, चक्राकार। ठीक है, या फिर इसको वर्लपूल कह लीजिए। वर्लपूल एक वॉशिंग मशीन भी आती है, तो उसका में वॉशिंग मशीन में जो हम कपड़े डालते हैं ना, तो ऐसे बहुत तेज तेज बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है ना, तो यही चीज यहाँ पे पोल पे हो रही होती है। ठीक है, यानी कि जो पोल पे क्या होता है कि जो लो प्रेशर वाला जो एरिया होता है, लो प्रेशर जो है वो हमारा जो लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है अपर लेवल पे, यानी कि हमारे पोल्स पे, सरफेस पे नहीं। या ध्यान रखिएगा, नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल्स पे चीज होती है। ये अपर लेवल पे लो प्रेशर जो है सराउंडिंग होता है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। यहाँ पे क्या होता है, जेट स्ट्रीम का आपने नाम सुना होगा। जेट स्ट्रीम जो है, ये भी देखो जेट स्ट्रीम जो हमारी दो तरीके की होती है, एक तो पोलर जेट स्ट्रीम होती है और एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है। अभी हम जेट स्ट्रीम को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा तो उसमें समझा जाएगा, बहुत ही अच्छा फेनोमेना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जेट स्ट्रीम जो होती है ना, वो इस पोलर वोर्टेक्स को क्या करती है, कन्फाइन रखती है एक जगह यहीं पे सीमित रखती है। ठीक है, अब क्या है कि नीचे नहीं आ पाता है इसकी वजह से। ठीक है, ये सीमित रहता है ऊपर ही। लेकिन जब कभी डिसरप्शन हो जाता है तो क्या होता है, ये जो हमारा वर्टेक्स है वो वर्टेक्स वेवी हो जाता है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए, ये देखिए पोलर वर्टेक्स, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पोलर जब वर्टेक्स होता है ना, तो यहाँ जो टेम्परेचर हो जाता है आपका यूएस में और जो है आपका साथ में यूरोप में, वो -30 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2014 में ऐसा फिनोमेना देखने को मिला था। तो -30 से -50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता एक्सक्यूज में। ठीक है, तो यहाँ तक टेम्परेचर, आप सोच लीजिए कि हर एक चीज फ्रीज हो जाती है। लोग जो है अपने घर में कन्फाइंड होते हैं, बाहर तक नहीं निकलते, ये सिचुएशन बन जाती है। और जो गैस ट्रेडर्स होते हैं इनको कहते हैं पोलर पिग। ठीक है, इसको पोलर पिग भी कहते हैं। टेक्निकली द पोलर वर्टेक्स रिफर्स टू बैंड ऑफ विंड्स दैट इनसर्कल्स द आर्कटिक एंड कीप द कोल्ड लॉक्ड फॉर टू नॉर्थ। ठीक है, तो आर्कटिक में जो है ये जो एक विंड होता है वो क्या होता है, सर्कुलेट करता है बहुत तेज, और जब वो जो है ब्रेक हो जाता है तो नीचे की तरफ आने लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा, हमने देखा पोलर वोर्टेक्स। अब आगे देखते हैं। देखिए वर्टेक्स ऑफ 7 years ago kept शॉपकीपर्स इंडोर, ये बता रहा है 7 साल पहले जब वर्टेक्स आया था, 14 में आया था, तो क्या सिचुएशन थे। जो शॉपकीपर्स थे वो इंडोर्स थे, फ्लाइट्स जो है वो बिल्कुल कैंसिल कर दी गई थी, जो शिपर्स थे उनकी सिचुएशन खराब थी, ट्रांसपोर्टेशन का तो पूछना ही नहीं है, वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए क्या है,
देखिए पोलर वॉर्टेक्स इज अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ द अर्थ पोल। अभी हमने ये सब चीजें कवर की हैं। यहाँ पे क्या है कि टर्म वॉर्टेक्स रिफर्स टू काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं काउंटर क्लॉकवाइज, उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में, जैसे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है लेकिन वो ऐसे में जाएगा, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज helps keep the cool air near to pole, ठीक है। अब देखिए एक चीज अपने माइंड में आप हमेशा रखिएगा, जो पोलर वॉर्टेक्स होता है ना, वो ऐसा नहीं कि कोई चीज नई फिनोमेना हो रही है, वो होता ही है वहीं पोल पे, ठीक है ना, लेकिन इसके डिस्ट्रप्शन की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा पोलर वॉर्टेक्स होता है, जो पोलर जेट स्ट्रीम की बात करें तो पोलर जेट स्ट्रीम जो है, यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये जो हमारा देखिए ये जेट स्ट्रीम है आपका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम है। तो जो जेट स्ट्रीम होता है, जेट स्ट्रीम एक्ट्स एज अ गेट, ठीक है, ये ठंडी हवा को होल्ड कर लेती है। और अगर गेट वीकेंड हो गया तो आप सच सोचिए क्या होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है, हमने गेट अंदर से बंद कर लिया, अगर आप गेट खोलिए ठंड के मौसम में तो बहुत तेज हवा अंदर से आती है और हमें ठंड फील होने लगता है। तो ये जो पोलर जो हमारा अभी आप अभी के लिए जो हमारा जेट स्ट्रीम है, आप उसको गेट समझ लीजिए, गेट है, और ये हमारा अंदर का रूम है। जब ये गेट टूट जाए, मान लीजिए टूट जाए और पूरी हवा जो है बाहर निकलने लगे, तो ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये गेट की तरह एक्ट करता है, ये ठंडी हवा को होल्ड करके रख लेता है। इफ गेट वीकेंस कोल्ड एयर कैन स्केप इनटू आवर रीजन, कौन से हमारे रीजन में, ये हमारा देखिए यूएस का रीजन है, नॉर्थ यूएस में चला आएगा, ये यूरोप में चला आएगा, ठीक है। कभी कभी तो एशिया वाले पार्ट में भी वो मूव एंटर कर जाता है। तो ऐसे जो है ये टूट गया, देखिए पोलर जो हमारा वेवी हो गया, जो हमारा जेट स्ट्रीम है वो भी वेवी हो गया, और जो हमारा जो आपका वॉर्टेक्स है वो भी जो है देखिए अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। अब देखिए जब स्टेबल होता है पोलर वॉर्टेक्स तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स विल कन्फाइन टू कनाडा, यूएस एंड रशिया, ठीक है। पोल रीजन में देखिए ये स्टेबल है ना, ये देखिए बिल्कुल कहाँ वे भी है, बिल्कुल स्टेबल है, तो ऐसे रहता ही है, इसका ये नॉर्मल सिचुएशन ही है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही रहता है, वे भी नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। तो ये कहाँ रहेगा, ये जो है तब कहाँ रहेगा, ये कनाडा में, देखिए यूएस में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, कनाडा में बहुत ठंडी पड़ती है, तो ये यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर क्या है, यूएस में चला जाएगा और रशिया में जो है रहता है, यूएस के नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। लेकिन अगर ये बेबी हो गया तो ये कहाँ पे चला आएगा, ये जो है यूरोप में चला आएगा, ये एशिया तक वापस अंदर आ जाता है। तो ये सिचुएशन बनती है पोलर वॉर्टेक्स की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा है नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021, ठीक है। क्या है ये, तो देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन कर दिया है। कैसे किया है, ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है, ठीक है। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का, ठीक है। इन्होंने साथ में फाउंडेशन रखा है नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का, ध्यान रखिएगा, नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर। और कौन है, नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी, तो सीएसआईआर एनपीएल नई दिल्ली में 75वीं जो है इनकी इंसेप्शन था, वर्षगांठ थी, तो इसी पे जो है इन्होंने क्या किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। इसके साथ में दो चीजें और इंपॉर्टेंट होती है, पहला तो हमारा क्या था कि नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, और साथ में भारतीय भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली, भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली, और नेशनल टाइम जो हमारा एटॉमिक टाइम स्केल है उसको भी जो है हमारे भारत को समर्पित किया है मोदी जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा एक स्केल है ना, मेजरिंग टूल है, और इसके थ्रू जो हमारे अर्थ को मेजर किया जा रहा है। ये मतलब अब क्या है कि दिखाया गया कि किस तरीके से एक्यूरेटली, बहुत ही प्रिसाइसली इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है, अगर मुख्य विषय थीम पूछ लिया तो याद रखिएगा मेट्रोलॉजी फॉर द inclusive growth of the nation, ठीक है। तो ये जो है थीम है, याद रखिए थीम क्या है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। अब होता क्या है हमारा, देखिए इसमें हमने अभी बात की जस्ट कि नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, इसका भी जो है भारत को समर्पित किया हमारे देश को। क्या है ये, देखिए ये 2.8 नैनो सेकेंड की जो है ये बहुत ही ज्यादा मतलब प्रिसाइसली प्रिसीजन के साथ जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताने में सक्षम होगा, ठीक है। तो 2.8 नैनो सेकेंड के प्रिसीजन के साथ ये जो है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताने में सक्षम होगा। अब भारतीय मानक समय जो है 3 नैनो सेकेंड, देखिए 2.8
नैनो सेकेंड का प्रिसीशन मिल जाएगा। और अब हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो कहाँ पे, देखिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा जो देखिए हमारा जो लॉन्गिट्यूड है ना 82.5 ईस्ट, ये कहाँ से, ये नैनी, नैनी जो प्रयागराज के मिर्जापुर में है ये, यहाँ से पास होता है। और ये जो हमारे स्टैंडर्ड टाइम एक्यूरेसी होगी वो 2.8 सेकेंड से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा साथ में जो हमारा अब भारतीय मानक समय है उसमें भी सुधार आएगा। ठीक है। और इससे जो है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल, जैसे हमारे आधुनिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली जो इसरो है और इसरो जैसी और जो संस्थाएं हैं उनको मदद मिल जाएगी। ठीक है। और भारतीय मानक समय जो है 3 नैनो सेकेंड, ठीक है, ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 3 नैनो सेकेंड के साथ जो है मैच कर जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के एक्यूरेसी से। तो ये हमारा 3 नैनो सेकेंड का एक्यूरेसी यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ जो है हमारा इसरो, इसरो या उससे जो है उससे उस जैसी संस्था जो है, जो क्या है कि हमारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनको मदद मिलेगी, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये चीज काम कर जाएगी। दूसरी चीज हमारी है बैंकिंग, बैंकिंग, ठीक है, रेलवेज, ठीक है, डिफेंस, फिर क्या है, हेल्थ, दूर संचार, ठीक है, क्लाइमेट, क्लाइमेट फोरकास्टिंग, भविष्य की जो है हमारा हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी। ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हमारा जो क्लाइमेट की भविष्यवाणी है वो भी जो है की जाएगी। अब दूसरी चीज देखती थी भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली, देखिए BND, भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली क्या है ये, भारतीय जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगी। जो हमारे भारी धातु हैं, कीटनाशक हैं, औषधि और कपड़ा उद्योग है, उनके क्षेत्र को जो है वो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने में सहायक हो जाएगी ये। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर हम देखें तो ये देखिए हमारा ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो सिटीजन्स की लाइफ की क्वालिटी है उसको जो है इनहेंस करने में मदद कर देगी। ठीक है, सिटीजन्स की लाइफ की क्वालिटी को इनहेंस कर देगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इशू देखते हैं। हाँ, देखिए नेक्स्ट हमारा इशू है ड्राफ्ट फिफ्थ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, पांचवी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति जो है उसका जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो गवर्नमेंट 2013 की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार की जो नीति है उसको जो है समाप्त करके एक नई जो है नीति ड्राफ्ट कर रही है, जो है फिफ्थ हमारी नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है। अब क्या है ये फिफ्थ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी फाइनलाइज्ड एंड अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिक कंसल्टेशन। ठीक है। तो क्या किया गया है कि जो हमारी फिफ्थ SIIP है इसको, इसका ड्राफ्ट तैयार करके पब्लिक डोमेन में सजेशन के लिए जारी कर दिया गया। कभी भी जब आप कोई जो है पॉलिसी या कोई बनता है तो उसको ड्राफ्ट बना के पब्लिक डोमेन में इसको जो है अपनी वेबसाइट्स पे, गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे डाल देती है ताकि लोग इसको समझ सके, उस पर सजेशन दे सके, अपनी राय जो है व्यक्त कर सके, दे सके। ठीक है। मेन फोकस क्या है, मेन फोकस है देश विदेश में होने वाले जो शोध हैं उस तक जो है आम आदमी की पहुंच है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। दूसरी क्या चीज है, इसके लिए क्या करेगी, जो पहुंच है उसको बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है। क्या बनाई है, वो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी वैज्ञानिक शोध हैं और पत्रिकाएं हैं उनका, उसका सब्सक्रिप्शन ले लेगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेगी उसका। ठीक है। अब जो हमारा जो देखिए हमारा जो फिफ्थ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है, इसमें एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन भी मेंशन है। क्या है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये भी मेंशन किया गया है। अब देखिए क्या है विजन, क्या है हमारा विजन है सेल्फ रिलायंस। ठीक है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, इंडिया को पोजीशन करना, इंडिया को लेके आना टॉप 3 साइंस जो हमारे सुपर पावर्स हैं उस क्षेत्र में। ठीक है, अट्रैक्ट करना, ठीक है, नर्चर करना, स्ट्रेंथन करना, और जो किसको, ह्यूमन क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल को। क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, देखिए कैपिटल, ह्यूमन जो है वो कैपिटल तब तक नहीं बनता जब तक उसको स्किल्स, उसको एजुकेशन, उसको जो है मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती, तो तभी तक वो कैपिटल नहीं बनता। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की बात कर रही है, उनको अट्रैक्ट करना, उनको नर्चर करना, उनको स्ट्रेंथन करना। जो हमारे ह्यूमन कैपिटल से आप देखेंगे कि जो हमारा ड्रेन, अब अभी हमने देखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन यहाँ पे ड्रेन ऑफ हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे हैं, ठीक है, उनका ड्रेन हो रहा है, वो हमारी कंट्री से माइग्रेट कर जाना किसी और कंट्री में। उनको हमें अट्रैक्ट करना है, उनको नर्चर करना है, उनको स्ट्रेंथन
स्ट्रेंथन करना है हमें, ठीक है। ये पीपल सेंट्रिक साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी होगी हमारी, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है इसमें इनोवेट करेंगे लेकिन ये पीपल सेंट्रिक होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, ये हमारा है STIP विल क्रिएट एंड टू एंड साइंस, ठीक है। इंक्लूसिव होगा, ये सभी लोग के अप्रोच में होगा, ठीक है। दूसरी चीज है इक्वल बेनिफिट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ऐसा ना हो कि ये जो ब्रिज गैप जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, उसको हमें बाद में ब्रिज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाए, यानी कि हर जो कोई स्टेक होल्डर के लिए जो है इक्वल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखें तो देखिए इसमें जो है फेयर शब्द का जिक्र भी किया गया है। फेयर क्या है देखते हैं आगे। देखिए फेयर, फेयर जो है ये वर्ड का भी यूज किया गया है। एप से क्या होता है, तो एप से जो है फेयर इटसेल्फ, फेयर है, ठीक है। ए से क्या होता है, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल। आई से क्या होता है, इनकॉर्पोरेटिव या इनकॉर्पोरेबल, ठीक है। आर से क्या था, आर से था रीयूजेबल, ठीक है। तो ये फेयर शब्द का यूज हुआ है, याद रखिएगा। फेयर शब्द अगर एग्जाम में आ जाए तो मान लीजिए आर का आ जाए कि आर क्या था, तो आर रीयूजेबल था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए डाटा तक पहुंच बनाने के लिए जो है जो प्रॉब्लम्स आती है, लोग डाटा को जल्दी जो है अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को जो है समाप्त करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी याद रखिएगा। नंबर 2 जो है क्या है इसमें, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे देखिए अगर डाटा की पहुंच के चलते अगर किसी की निजता का अधिकार यानी कि जो उसकी प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, उसका हनन होता है, या नेशनल सिक्योरिटी को कोई हार्म होता है, या फिर बौद्धिक संपदा जो हमारा है उसके अधिकार का उल्लंघन होता है, तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार डाटा को संशोधित कर सकती है। साथ में सरकार जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है जो ये डाटा पब्लिश कर रही है, उसका नाम छिपा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने हर चीजों को बहुत ध्यान से समझते हुए, देखते हुए, परखते हुए जो है पॉलिसी को वो लेके आ रहे हैं। डाटा एक्सेस की बात करें तो डाटा एक्सेस के लिए नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज क्या हो गई, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। नेशनल साइंस इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी का गठन किया जाएगा यहाँ पे। इस पॉलिसी में विज्ञान और शोध को आगे बढ़ाने के लिए फोकस किया गया है, और ये जो है क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को भी पाने में सहायक होगा, ठीक है। हमारा सेल्फ रिलायंट जो इंडिया है उसको भी पाने में, उसके लक्ष्य को पाने में सहायक होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हाइब्रिड फंड मॉडल को अपनाने का डिसीजन लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक चीज और है, शोध और विज्ञान के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इसको भी स्टैब्लिश किया जाएगा, किसके लिए, फॉर प्राइवेट सेक्टर को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को भी जो है क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इशू था, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई और एड्रेस किया जाएगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो हमारी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस उसको हम समझेंगे। जेंडर इक्वलिटीज में देखा जाएगा, इसमें चाइल्ड और अर्ली केयर जो है समझा जाएगा, और डिसेबल्स लोगों के लिए भी इसको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई जाएगी, डिसेबल हैं जो उनके लिए भी जो है ये हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिपल तलाक का है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ट्रिपल तलाक पे अहम फैसला आया है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए GS पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट और GS पेपर 2 स्ट्रक्चर ऑर्गन्स फाउंडेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी गवर्नमेंट पॉलिसी, इसको जो है कवर करेगा। कौन कौन सा, स्ट्रक्चर ऑर्गन जो आपका फंक्शनिंग है किसका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, या गवर्नमेंट पॉलिसी है, इससे जो है ये टॉपिक आपका रिलेटेड है, ठीक है। अब समझते हैं इसमें क्या है, ये पूरा मामला समझने से पहले जो इशू, जो मामला है उसको हम समझते हैं। मामला क्या था, मामला ये था कि एक पीड़िता होती हैं जो 3 तलाक देने के आरोप लगाकर अपने पति और उनके माँ और 2 बहनों को आरोपी बनाया है उन्होंने, ठीक है।
तो अब ये जो है केरल हाई कोर्ट में ये मामला था, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसके तहत 3 तलाक कानून पर अहम फैसला दिया है। क्या मैटर है पूरा? तो देखिए मैटर ये है कि ये जो पूरा कानून है, ठीक है, इसके तहत अग्रिम जमानत पर रोक नहीं है। इन्होंने कहा कि जो अग्रिम जमानत है, अग्रिम जमानत पर कोई रोक नहीं है, ठीक है। दूसरा है केरला हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या कहा है वो ये। और पहली बात तो देखिए इस कोर्ट जो हमारा ये जो जस्टिस थे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्हीं की अध्यक्षता वाली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून जो 2019 का है, वो जो है उसके तहत किए गए अपराध के लिए अग्रिम जमानत पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा अग्रिम जमानत हो सकती है। तो कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ noted that complaint court must hear the married Muslim women who has made the complaint before granting the anticipatory bail। ठीक है, तो एक कंडीशन है एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के पहले, दिए जाने के पहले जो मैरिड मुस्लिम वुमेन है उनकी बात सुनी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि जो मेक्स द, ये जो हमारा है मेक्स प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट डिवोर्स जो तलाक है, ट्रिपल तलाक अमंग द मुस्लिम पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। ऑब्वियसली ये पनिशेबल ऑफेंस है, कोर्ट ने कहा है पहले ही। और ये जो है कहता है कि प्रोवाइडेड द कोर्ट हियर द कंप्लेंट वुमेन बिफोर ग्रांटिंग द प्री अरेस्ट बेल, ठीक है। तो बेल देने के लिए पहले ही वुमेन को समझना होगा, उनकी बात को सुनना होगा। देखिए होता क्या है कि इस कानून के तहत अग्रिम जमानत पर हमने भी देखा कि अग्रिम अगर जमानत लेना चाहिए तो कोई रोक नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी की धारा है 438, ठीक है। और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून की धारा, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून की धारा 76, ठीक है। तो ये जो दोनों धारा है उसके अंतर्गत किए गए अपराध में अग्रिम जमानत पर रोक का मेंशन कहीं नहीं है, इसलिए हम रोक नहीं लगाएंगे, अग्रिम जमानत हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये जो महिला है जिनके साथ ये जो है हुआ है ट्रिपल तलाक का इंसिडेंट, इनसे जो है आपको पूछना होगा कि क्या है मैटर, ठीक है, तब आप जो है उसको दे सकते हैं। अब इसी फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा है कि पति के रिश्तेदार जो हैं वो 3 तलाक विरोधी कानून के तहत अपराधी नहीं बनाए जा सकते, है ना। जो अगर ये मान लीजिए महिला है, उन्होंने कहा कि जो उनके पति हैं और पति के साथ जो उनकी जो है आपका ग्रैंड मदर है और जो पति की 2 बहनें हैं, वो सारे लोग जो है अपराधी हैं। तो देखिए इसमें जो ये हमारा कानून है, इसमें जो है सिर्फ पति को जो है अपराधी बनाया गया, दोषी बनाया गया, ना कि उनके रिश्तेदारों को, उनके जो है रिलेटिव्स को, ठीक है। ये बातें बिल्कुल क्लियर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक्ट के तहत तलाक देकर मुस्लिम पुरुष ने अपराध किया है। किसने नहीं किया? माँ की, उसकी माँ ने और उसकी बहन ने कोई अपराध नहीं किया, उसके रिश्तेदारों ने कोई अपराध नहीं किया है, वो अपराध जो है वो पति का है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम जो महिला है उनका विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 की धारा 3 और धारा 4 में महिला के पति से संबंधित है, न कि उनके रिश्तेदारों से। तो ये बात याद रखिएगा कि धारा जो 3 है और धारा 4 किसके? मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 के, वो धारा 3 और 4 वो किसके? ये जो तलाक दे रहे हैं, ठीक है, जो डाइवोर्स दे रहे हैं अपनी वाइफ को, ट्रिपल तलाक इंस्टेंट तलाक दे रहे हैं, जो डाइवोर्स क्या कहेंगे, इंस्टेंट तलाक ही है। तो वो जो है पति जो है आरोपी है, ना कि उनके रिश्तेदार। ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है। ओके तो यहाँ पे ये चीजें डिस्कस की गई हैं। हस्बैंड जो है वो अलोन है, जो हमारा सेक्शन 3 एंड 4 है, तो इसमें जो है उनके जो रिश्तेदार हैं वो जो है कोई भी इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया गया है, और ना ही पहले जो है इसमें कुछ मेंशन था इस तरीके से। तो जो हस्बैंड होंगे वो फुली जो है वो आरोपी होंगे, ना कि कोई और। नेक्स्ट हमारा है ट्राइफेड साइंस MOU विद JNRLM, ठीक है। क्या था हमारा ये? हमारा अगर पहले ये देख लें कि GS पेपर 2, ठीक है, GS पेपर 2 जो पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ये टॉपिक आपका सब टॉपिक है GS पेपर 2 का, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। जो हमारा न्यूज था वो क्या था? ट्राइफेड साइंस MOU विद JNRLM रूरल डेवलपमेंट टू फॉस्टर ट्राइबल लाइवलीहुड प्रोग्राम थ्रू, बहुत सारी सिनर्जीज के थ्रू जो है जो ट्राइबल लोग हैं उनकी लाइवलीहुड, उनकी जो आजीविका है उसको सुनिश्चित करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी जो हैं,
इनके कल्याण के लिए ट्राइफेड ने डे एनआरएलएम, ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय, फुल नाम क्या है, दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जो है समझौता किया है। एम क्या है, एम ये है कि सहभागिता मॉडल के से जो आदिवासी हैं उनकी आजीविका को बढ़ावा देना, ठीक है, कैसे, सहभागिता मॉडल से, ठीक है। अब ये जो साझेदारी है ये किसको किसको जो है साझेदारी, ये किसके लिए, जीवन यापन के लिए, उनकी जो लाइवलीहुड है उसको जो है इनहेंस करने के लिए किसको दी जाएगी, पहली बात तो आदिवासी जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, या फिर जो है कामगीर जो है, ठीक है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं जो उससे जुड़ी हुई हैं उनकी भी लाइवलीहुड को जो है इंक्रीज किया इनहेंस किया जाएगा इससे, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, टू अंडरटेक इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम्स दैट विल बूस्ट लाइवलीहुड्स, स्पेशली जो HSD यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं इंक्लूडिंग फ्रॉम ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द स्कोप ऑफ द वर्क आउटलाइन टू ब्रॉड एरियाज, पहला तो हमारा एरिया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और दूसरा हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जैसे मान लीजिए हमारा हनी है, ठीक है, हनी है, मधु है, ठीक है, तो ये जो है इसको जो है हम और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके, ठीक है, इस थोड़ा सा और इनोवेटिव पैकेजिंग उसकी अच्छी इंप्रूव कर दिया जाए, ये सारी चीजें करके इसको हम हाई प्राइसेस में हम इसको सेल करा सकते हैं। अगर आपने पुराना करंट अफेयर्स कवर किया होगा तो आपने देखा होगा अमेजोन ने ट्राइबल हार्ट लगाया था, ठीक है, तो ये जो है एक ट्राइबल हमारे प्रोड्यूस को बढ़ाने की कोशिश थी, ठीक है। ऐसे ही हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, ये बुनाई वगैरह का काम करते हैं, या फिर जो है कोई ऐसा बांस का बना हुआ कोई चीज इनका है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, जैसे छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए, जैसे कोई चीज का होल्डर हो गया, पेन होल्डर हो गया, या कुछ भी ऐसी चीजें, जैसे बांस की जो आपके वो भी आते हैं बहुत सारे फर्नीचर्स भी आते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है प्रमोट किया जा सकता है इसको, ठीक है। उनका एम्पावरमेंट होगा, इससे उनको आर्थिक मदद मिल जाएगी, और दोनों संगठन जो है सब सहभागिता के मॉडल पर काम करने से जो जो हमारे जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी आजीविका को भी बेहतर बना देंगे। तो अगर एक महिला की जो आजीविका बेहतर बन जाती है तो आप समझते हैं कि उनके घर में जो और बच्चे हैं उनकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव की जा सकती है, ठीक है। दोनों संगठन ने भंडार गृह बनाए, ठीक है, इनके जो प्रोड्यूस, जैसे मान लीजिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हैंडलूम है, तो भंडार जो है गृह बनाया गया है। अब मनरेगा के अंतर्गत इनको एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन में, बागवानी मतलब हो गया आपका, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या प्राइमरी जो प्रोसेसिंग जो की जाती है उसमें जो है इनको काम दिया जाएगा, ठीक है। ओके, इधर आगे हम एक बार और एक थोड़ा सा टॉपिक बचा, ये देख लीजिए। तो इसमें सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, सुविधा केंद्र, ठीक है, सुविधा केंद्र, ताकि और भी अन्य योजनाएं हैं वो ट्राइबल लोगों तक पहुंचाई जा सके। दूसरी ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ट्राइफेड है वो GI टैग वाले जो ट्राइबल प्रोड्यूस है उनको बढ़ावा देने के लिए कई सारे मंत्रालय से जो है क्या करेगी, एग्रीमेंट करेगी। दूसरा जो हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री है वो जो उसने एडवाइस किया है ट्राइफेड को कि कंट्री में 8 स्थानों पर जो है वो क्या किया जाए, 8 स्थानों पर, 8 विरासत स्थानों पे वो उसकी पहचान की जाए, जहां पर जो है स्पेशल GI ट्राइबल स्टोर्स ओपन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, GI ट्राइबल स्टोर्स, ठीक है। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा जो है हम्पी है, ठीक है, सारनाथ है, गोलकुंडा है, ये जो है, और जो है दिल्ली का रेड फोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे जल्दी काम शुरू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, ये डिजाइनर जो है हब बनाया जाएगा पोचमपल्ली में। और यहाँ पे इकत इकत जो है कपड़े जो है बहुत फेमस है, तो यहाँ पे डिजाइनर हब बनाया जाएगा। तो ये हमारा पूरा था आपका ट्राइब्स की लाइवलीहुड को लेकर। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है कोलार लीफ नोज बैटल। क्या है, कोलार लीफ नोज बैटल क्या है, देखिए, तो इसका जो नोज होता है ना थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंडेड होता है इस तरीके से, तो इसको इसलिए नाम दिया गया कोलार लीफ नोज बैटल, ठीक है। अब ये आपका GS पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, यहां से जो है इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो देखिए क्या है, देखिए इशू देखते हैं क्या है। न्यूज में क्या था, सेव द कोलार फील्ड नोज बैटल फ्रॉम द एक्सटेंशन। तो देखिए ये एक्सटेंशन की कैटेगरी में है, IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें भी ये एक्सटेंशन की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है, मतलब जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो जो है आनंद फानंद में इसके बचाव के लिए बहुत ज्यादा जो है अब सक्रिय हो गई है। तो विलुप्त होने की कगार पर जो कोलार लीफ नोज बैटल है उसको बचाने की कोशिश में जुड़ा हुआ है कर्नाटका गवर्नमेंट। बैट कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, BAT, बैट कंजर्वेशन ऑफ इंडिया प्लस कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये दोनों साथ में मिलकर संरक्षण का काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोलार लीफ नोज बैटल जो बैट है वो है इंडिजिनस टू इंडिया, इंडिया के लिए इंडिजिनस है। और बहुत साल पहले ये कर्नाटक के कोलार में, अब ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के कोलार
के, अब ये नाम याद रखिए, कोलार के हनुमान हल्ली, यहाँ पे लिख देती हूँ हनुमान हल्ली। ठीक है, तो हनुमान हल्ली में जो है ये मिलती थी, और ये कहाँ पे, 2 गुफाओं में मिल रही थी, लेकिन एक गुफा में इनका जो नंबर है वो है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी गुफा में अभी ये बचे हुए हैं। IUCN की वेबसाइट पे अगर देखें तो इनका जो नंबर है वो 150 से 200 के बीच में बताया गया है। सोचिए अब इतना ही बचे ही हैं ये। ठीक है, एक्सटिंक्शन का कारण क्या है? एक्सटिंक्शन का कारण है लैंड यूज में चेंज हो गया है, पत्थर खदान यानी स्टोन माइनिंग की वजह से जो है ये हो गया है। देखिए यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये ग्रेनाइट माइनिंग भी है, इसकी वजह से है। ठीक है, और ग्रेनाइट माइनर्स जो हैं वो कोलार डिस्ट्रिक्ट में हैव ड्रिवन आउट द लीफ नोज बैटल बाय सेटिंग फायर्स। तो ग्रेनाइट माइनर्स जो है बचने के लिए आग जला दिया करते थे, आग जलाकर इनको भगा दिया करते थे, तो इसलिए बहुत सारे ये जो है बर्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं उसमें। ठीक है, दिस इज डन टू मेक ग्रेनाइट एक्सटेंशन इजियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज बैन ऑन द ग्रेनाइट माइनिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है ग्रेनाइट माइनिंग पे बैन जो है इम्पोज कर दिया है कि बैन नहीं लगाया जाएगा, नहीं किया जाएगा। किसके लिए? 2014 में। हाउएवर बैन वाज टेम्पररी, ये बैन जो है परमानेंट था, टेम्पररी था, और कंट्री नो सच अ बैन एग्जिस्ट इन इंडिया। ठीक है, करंटली अभी जो है प्रेजेंट टाइम में कोई बैन इस तरीके का नहीं है। ठीक है, कोई बैन नहीं है। ठीक है, अब इसके हम अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें, ठीक है, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें, तो इसका नाम है हिप्पो सिड्रोस, हिप्पोसिड्रोस। ठीक है, हाइपोफिलस। ठीक है, हिप्पोसिट्रोस हाइपोफिलस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है ना, और इसे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कानूनी संरक्षण नहीं प्राप्त है, नहीं है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। एग्जाम में सीधे आपके जो है आपके IAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कानूनी संरक्षण मिला है, तो बिल्कुल इसको नहीं मिला है। ठीक है, बैट कंजर्वेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट, और ये क्या है? बैट कंजर्वेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट एक NGO है, गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, इसका काम क्या है? भारत में बैट के निवास स्थान की रक्षा करता है, और स्पीसीज कंजर्वेशन में भी जो है इसका अहम भूमिका है। ठीक है, अब देखिए क्या है स्टेटस, अगर हम बात करें, देखिए ये वर्मिन क्या होता है? बैट्स आर जनरली कंसीडर्ड वर्मिन इन इंडिया। वर्मिन वो होते हैं जो है, जैसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो डिजीज स्प्रेड करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स को हमारे, जैसे मंकीज हैं वो भी वर्मिन है। ठीक है, तो ऐसे जो है एनिमल्स जो हमारे लाइफ स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो वर्मिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है अभी भी वर्मिन है, लेकिन अब क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे वायरसेस हैं, इनको कैरियर कहा जा रहा है, कि बहुत सारे डिजीजेस को कैरी करते हैं कौन? बैट्स। ठीक है, जैसे निपाह वायरस हो गया, यहाँ पे भी बैट का जो है नाम था, तो इसकी वजह से जो है इनको जो है बहुत ही मतलब उस तरीके से इनका कंजर्वेशन क्या इनको बहुत ही वनरेबल कंडीशन में आ गया हमारे बैट्स। ठीक है, तो अब देखिए इनका जो नंबर अगर हम देखिए बिटवीन 1996 टू 2002 IUCN लिस्ट में ये जो है नियर थ्रेटेंड थे, फिर 2002 से 4 में ये वल्नरेबल हो गया। ठीक है, 4 से 16 की बात करें तो ये जो है इंडेंजर्ड हो गए, और 16 में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए थे। कब आए थे? 16 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आए थे। दिस शोज द इंटरनेशनल कंजर्वेशन स्टेटस हैज इंक्रीज ड्यू टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन। ठीक है, इनका नंबर कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से घट रहा था, तो इसकी वजह से इनकी कंडीशन जो थी, इनका जो स्टेटस था वो भी डिटेरियोरेट हो रहा था धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक एक बार चेक कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है दीपोर बील, जो है उस पे वहां पे आर्टिकल 144 इम्पोज कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 144 ये आपका GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है ये न्यूज, क्या था हमारा न्यूज, हमारा है असम हैज प्रोहिबिटेड कम्युनिटी फिशिंग एट दीपोर बील, अ वेटलैंड ऑन साउथ वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी, एंड इट्स द ओनली रामसर साइट। ठीक है, तो दीपोर बील में फिशिंग की कोई एक्टिविटी अब नहीं की जाएगी। ये जो है असम जो है गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट की जो कम्युनिटीज है वो मास लेवल पे जाती है, वो कम्युनिटी पूरी पूरी जाती है यहाँ पे फिशिंग करने के लिए। एक्चुअली ये प्रोटीन का सोर्स होते हैं। ठीक है, ये सेल कर देते हैं, इनकी लाइवलीहुड इसी से चलती है, तो यहाँ पे जो है अभी इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, यहाँ पे जाना बैन कर दिया गया। दीपोर बील के बारे में समझ लेते हैं कि दीपोर बील इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे है? साउथ वेस्ट है गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट आसाम में है। ठीक है, अब क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो जनवरी में गुवाहाटी के जो लोग हैं वो कम्युनिटी में जाते हैं, यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। ठीक है,
जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अवैध है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो पूछी जा रही हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे, आप बताएंगे तो आपको तो होगा ही फायदा, साथ में जो कमेंट दिखेगा उनके लिए भी फायदा है। आप बताएंगे तो आप जो है वो चीज कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप कहीं से सर्च करके बता रहे हैं, अपनी मेमोरी से बता रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिटेड होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो क्या है ये, तो यहाँ पे जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अवैध है। ठीक है, ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग सालों से स्ट्रिंग हो रहे इस जो जो वेटलैंड है, इसके आसपास जो है फिर जो फिश कैचिंग की एक्टिविटीज होती है, फिश को पकड़ना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इसको रोकना जो है जरूरी हो गया है अब। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनकी बात माने तो उनके अकॉर्डिंग 1980 के दशक में के अंत में जो दीपोर बिल है, इसका एरिया जो है लगभग कितना था, 6000 हेक्टेयर था। कब, ये था आपका 1980s में। ठीक है, और स्टेट इमेजिनरी के से हमें अगर पता चला है कि 1991 की बात करें तो ये जो है एरिया 35%, तो जो 35% कम हो गया है। और ये 1991 का 1991 का है, 2019 और 2020 का देखें तो पता नहीं क्या कंडीशन है। ठीक है, तो 2002 में दीपोर बील को रामसर साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपोर बील को 2002 में रामसर साइट जो है घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यह झील जो है कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र जिले के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ये कामरूप जिले में है ये। ठीक है, मीठे पानी फ्रेश वाटर का ये सोर्स है। ठीक है, कि क्या है, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, इट इज अ वेटलैंड अंडर द रामसर साइट, 2002 में जो है इसको बनाया गया कंजर्वेशन मेजर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल ये इंपॉर्टेंस की ये जगह है, इसलिए इसको रामसर साइट में डाला गया है। ये वन ऑफ द बील्स इन द लार्जेस्ट बील इन द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसको जो है वेटलैंड टाइप में डाला गया है अंडर द बर्मा मानसून फॉरेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन। ठीक है, बर्मा ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, बर्मा मानसून फॉरेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन के अंदर। ठीक है, इट इज अ इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा जो फ्रेश वाटर है, ये जो फिश होती हैं, ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होती हैं, और यही जो है जो कम्युनिटीज जो यहाँ पे जनवरी के मंथ में आती हैं, ये इनके इनकम का सोर्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा हमारा इशू था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बेटर नोन एज अ रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, किसका, कंजर्वेशन और वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड, वेटलैंड मतलब दलदली एरिया। ठीक है, दलदली एरिया है, ये शॉक एब्जॉर्बर भी इसको कहते हैं हमारा। ठीक है, हम जो है ये हमारे लिए शॉक एब्जॉर्बर है। तो ये हो गया, एंड इट इज ओनली ग्लोबल ट्रीटी टू फोकस ऑन अ सिंगल इकोसिस्टम। ठीक है, अब क्या है, कंजर्वेशन और अडॉप्टेड इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर 1971। ठीक है, 1971 में ये जो है कन्वेंशन 1971 में, और फोर्स में आया था 1975 में। ट्रेडिशनली जो है अगर हम इसको देखें तो वेटलैंड और ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिजीज, ट्रेडिशनली व्यूज एट वेटलैंड और ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिजीज, जो वेटलैंड है उनको समझा जाता है। ये जो है वेटलैंड एक्चुअली प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर एंड फूड, और ये नेचर का शॉक एब्जॉर्बर भी है। वेटलैंड क्रिटिकल फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कैसे, ये जो है 64% और मोर ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड हैव वैनिस्ड सिंस 1900। ठीक है, तो आप सोचिए कि 1900 से 64% हमारा जो वेटलैंड है वो वैनिश हो चुका है, तो हमारा जो शॉक है वो कैसे जो है इसको अब्सॉर्ब किया जाएगा। और जो प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर है वो कहाँ से, बायोडाइवर्सिटी हमारी उसके साथ बहुत ज्यादा लॉस होती है, क्योंकि वेटलैंड के आसपास जो है बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी जो है खत्म हो जाते हैं, उनका भी एक्सटिंक्शन हो जाता है साथ में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो हम कवर करेंगे। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो हमें कवर करना है नेचर वर्चुअल टॉय हैकाथॉन टाइकोथॉन 2021। ठीक है, तो एक टॉय हैकाथॉन है, इसको टाइकोथॉन 2021 जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसको किसने किसने लॉन्च किया, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से थे। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल द काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये सारे लोगों ने मिलकर इसको क्या किया है, ये जो है लॉन्च किया है। ठीक है, टाइकोथॉन। ठीक है, एम क्या है टाइकोथॉन का, एम है ऐसे इनोवेटिव खिलौनों की जो है अवधारणा को डेवलप करना जिसमें भारतीय हमारी मूल प्रणाली है उसको भी ध्यान में रखा जाए, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है उसको भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो कंसेप्चुलाइज इनोवेटिव टॉय बेस्ड
इंडियन वैल्यू जो सिस्टम है उसको भी साथ में इनकलकेट करके पॉजिटिव बिहेवियर और गुड वैल्यू के साथ बच्चों को जो है डेवलप करना और टाइकोथॉन को भी आगे बढ़ाना। तो अब क्या है साथ में, अब देखिए भारत को टॉय मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना भी इसका है, तो यानी कि जो प्रमोट है इंडिया, इंडिया एज अ ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब, आत्मनिर्भर अभियान के थ्रू इसको आगे करना। और आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए टाइकोथॉन है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, देखिए कितने अच्छे कितने रंग बिरंगे खिलौने हैं, ठीक है। तो ये इसमें देखिए बच्चे भी पार्टिसिपेट लेंगे, जो चाइल्ड हैं हमारे, चिल्ड्रन हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, टॉय एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, और साथ में जो हमारे और डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, बच्चे हमारे जो हैं वो भी सारे लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे, बच्चे ही एक्चुअली इसको बनाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए टॉय कैन बी एन एक्सीलेंट मीडियम टू फर्दर स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो है हमारा स्पिरिट हो सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन 2015 टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बॉन्डिंग को सही करना, ठीक है, ये भी जो है एक एम है। इसके बाद क्या है, इट विल हेल्प मॉनिटरिंग द यूज ऑफ द एजुकेशनल टॉयज इन लाइन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, ठीक है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ में हम एजुकेशन टॉय के साथ कैसे जो है डेवलप कर सकते हैं। इसमें स्कूल चिल्ड्रंस पार्टिसिपेट करेंगे, यहीं पे टॉयज को इनोवेट करेंगे और डिजाइन करेंगे यही लोग, ठीक है। स्पेशली एबल जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनकी अनुकूलता का भी ध्यान रखा गया है। यह एक विशेष हैकाथॉन है जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चे, टीचर्स, टॉय एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स जो है आएंगे साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी, tapping the untapped resources and utilizing their potential, ठीक है। it will help reducing toy imports है, हम लोग बहुत ज्यादा टॉय इंपोर्ट करते हैं थ्रू टॉय मार्केट इन इंडिया इज, अब ये देखिए इसका वर्थ कितना है, $1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन, और 80% जो टॉय है वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन फोकस यहाँ पे 9 फोकस है, क्या है, इंडियन, आगे देखते हैं। अच्छा इसमें हम लोग कर लेते हैं, क्या है, इंडियन कल्चर को प्रमोट करना, ठीक है, और हिस्ट्री को प्रमोट करना, दूसरा हमारा है इंडियन हिस्ट्री और इथिकल वैल्यूज को प्रमोट करना, थर्ड हमारा है एजुकेशन एंड स्कूलिंग को प्रमोट करना, है ना, और बेहतर बनाना। फिफ्थ हमारा सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज। सिक्स है स्पेशल एरियाज, किसके लिए, टॉय के लिए स्पेशल एरियाज होंगे। सिक्स हमारा है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाना। फिर हमारा है सेवेंथ है हमारा फिटनेस और स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखना। सिक्स हमारा एट्थ हमारा जो टॉप नेक्स्ट हमारा है आपका, ये जो है क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट करना बच्चों के अंदर। और लास्ट हमारा जो है वो है ट्रेडिशनल इंडियन टॉय को फिर से रीडिजाइन करना। ऐसा नहीं कि हम उस जो हमारा ट्रेडिशनल जो इंडियन टॉयज थे उसको जो है, ऐसा नहीं उसको भूल के हम मॉडर्न बिल्कुल मॉडर्निटी में चले जाएंगे, बट उसको रीडिजाइन करना जो, ये सब हमारा एम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज सी विजिल क्या है, ठीक है, एक्सरसाइज सी विजिल क्या है। तो देखिए जो एक्सरसाइज सी विजिल है, इंडियन नेवी हैज कोऑर्डिनेटेड विद द लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है, ये लार्जेस्ट हमारा कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है ऑफ इंडिया, और ये जो है आपका 22 से 23 जनवरी ये जो है एक्सरसाइज किया गया। अब अगर हम कोस्ट की बात करें तो देखिए जो हमारा ये इंडिया है इसका जो कोस्ट है, ठीक है, ये जो है इंटायर कोस्ट है, ये 7516 जो है किलोमीटर का है कोस्ट लाइन, ठीक है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एंड जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का, ठीक है, ये 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्स ऑल द 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, हमारे जो 13 कोस्टल स्टेट्स हैं सारी यूट्रीज हमारी जो हैं, ठीक है, अलोंग विद ऑल मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स, ठीक है, फिशिंग जो हमारे जो फिशिंग लोग करते हैं और कोस्टल जो कम्युनिटीज हैं उनको सारे लोग को जो है आगे लगे, ये लोग जो है स्टेक होल्डर्स थे इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है ये जो है आपका ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ठीक है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ये, ठीक है, जिसमें इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एवरी, इसको हर 2 साल पे इसको जो है कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है देखिए सी विजिल है, ठीक है, सी विजिल है। अब ये इसी के थ्रू हम विजिलेंस करेंगे अपने कोस्ट का। विजिल मतलब होता है विजिलेंस, निगरानी, निगरानी। 26/11 जो हमारे यहाँ ये हुआ था, ये जो हमारा इसी समुद्र के ही थ्रू जो है लोग इंडिया में इंटर किए थे और हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ था। इसलिए जो हमारे समुद्री, जैसे हमारे जो 13 कोस्टल स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हमारा 7500 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है, इसको हमें जो है क्या करना है, सेफ रखना है, इसको हमें सिक्योर रखना है, इसलिए हम ये जो सी विजिल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए 2000 जो 26/11 है वो इसके बाद जो है हमने बहुत ज्यादा सतर्कता बरती है इसमें, ठीक है। अब क्या है, exercise C Visual will provide a realistic assessment of the country's strength and weakness and will certainly helpful for further strengthening the maritime security and in turn national security। ठीक है, तो हम जो है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को समझेंगे, साथ में जो हमारा जो हम स्ट्रेंथन करेंगे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को एज वेल एज द जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ द एक्सरसाइज सी विजिल हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय कौन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, शिपिंग, petroleum and natural gas, fisheries, customs, state government and other agencies of central state। तो ये लोग जो है फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। लीगल आइडेंटिटी, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है। ये जो है आपका एग्जाम की अगर देखें हम तो ये जो है आपका मेंस में GS3, ठीक है, यहाँ इकोनॉमी वाले पार्ट से इंपॉर्टेंट है ये। न्यूज की बात करें तो न्यूज है आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शंस इन सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर जो है लार्ज वैल्यू जैसे 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन अगर करेंगे तो इनको जो है LEI नंबर लेना जरूरी है, ठीक है। क्या है ये, तो देखिए 5 नहीं है ये, आई थिंक 50, इसको थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। ओके 50 जो है आपका 50 करोड़ है, ठीक है, 50 करोड़ है। तो क्या है कि अगर 50 करोड़ के ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए जो है ये जो है मेथड यूज किया जाएगा, कौन सा, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर लेना पड़ेगा और उसके थ्रू ट्रांजेक्शन किया जाएगा। ये जो है ट्रांजेक्शन का और भी मेथड अगर हो गए तो आप देखते होंगे कि NEFT और RTGS है। देखिए NEFT और RTGS में क्या डिफरेंस है, दोनों में टाइम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो NEFT होता है वो ज्यादा टाइम लेता है, टाइम जो है ज्यादा लेता है, क्यों, क्योंकि वो एक ग्रुप बनाता है, क्लस्टर बनाता है, बहुत सारे जो है पेमेंट्स इकट्ठा जब हो जाते हैं तब वो पेमेंट करता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। RTGS जो होता है वो रियल टाइम जो है वो तुरंत ही करता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल डाटा सिस्टम फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट एंड जो हमारा जो पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छा जो है रिस्क मैनेजमेंट कर सके और जो एक्यूरेसी है ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम में हम प्रोवाइड कर सके, तो ये मेरा हम लोग का मेन एम है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर देखिए अब अगर ट्रांजेक्शन जो है 50 करोड़ के ऊपर है तो आपके पास जो है लाई यानी कि LEI नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये जो नंबर है वो 20 डिजिट का होता है, LEI नंबर जो होता है वो 20 डिजिट का होता है, जो कि किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरे दुनिया में आइडेंटिफाई करता है कि कौन जो है ये ट्रांजेक्शन किया है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। LEI जो है इज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कौन डेवलप कर रहा है, इंटरनेशनल, देख लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये डेवलप करता है क्या चीज, LEI लाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल डाटा सिस्टम में लेन देन की जो प्रक्रिया है उसको इम्प्रूव करना, क्वालिटी और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये जो है हमारे, अब क्या है कि ये जो है आपका फेज्ड मैनर में हमारी आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगी, अचानक से नहीं लेकिन फेज मैनर में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। किसके लिए, पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्या है, ओवर द काउंटर, ठीक है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स हैं। ओवर द काउंटर मतलब मान लीजिए दो लोग के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसमें जो है जो हमारा मीडिएटर होगा उसका रोल बहुत कम होगा। और डेरिवेटिव्स क्या होता है, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है कोई पेपर है, ठीक है, तो पेपर में हमने कोई मान लीजिए मनी है तो उसको हमने बता दिया कि इस मनी का वैल्यू इतना है, उसको पेपर में हमने नोट कर लिया और उसका कोई जो है अथॉरिटी हो कि हाँ ठीक है वो सही है, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कहीं ले जाके। तो ऐसे केस में अगर ओवर द काउंटर कोई ट्रांजेक्ट कर रहा है दो इंडिविजुअल तो उसके बीच में जो मीडिएटरी होंगे उनका इंटरफेरेंस बहुत कम होगा, ठीक है। नॉन डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए होगा और लार्ज जो कॉर्पोरेट बारोवर्स हैं उनके लिए जो ये चीज होगी। नीड क्यों हमें पड़ी, जो हमारा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद जो कंडीशंस बनी थी उसके इसी की वजह से इसकी नीड पड़ी। तो अगर हम समझे कि ओवर द काउंटर OTC क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अरेंज बिटवीन द टू काउंटर पार्टीज, ठीक है, दो काउंटर पार्टी के बीच में अरेंज होती है विद मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ रेगुलेशन, इंटरफेरेंस या इंटरमीडिएशन बहुत कम होता है या रेगुलेशन जो है मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ओवर द काउंटर हो गया, ये हमने टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक सारा आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये 15 डेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था जो आपके पीटी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। आगे हम 15 दिन के बाद जो है 15 दिन का करंट अफेयर्स फिर से हम कवर करेंगे, इसी तरीके से हम 15 डेज का करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ओके एक टॉपिक और हमारा बच गया, देखिए एक टॉपिक ये थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं, मुझे ये लगा कि लास्ट टॉपिक है ये। तो देखिए हेनली जो हमारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया 2021 का, और इंडिया जो है न्यूज हमारा था कि इंडिया हैज बीन रैंक 85th इन द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रिपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ठीक है, इंडिया को रैंक मिला है 85th। ठीक है, इंडिया को 85th रैंक मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस जो हमारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, ये जो है आपका ओरिजिनल रैंकिंग प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनका पासपोर्ट का स्ट्रेंथ कितना है, कितनी मजबूत है वो। ठीक है, वो कितनी कंट्रीज को विदाउट जो है प्रियर वीजा एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा है। और इसमें जो अगर हम देखें तो ये जो है लॉन्च हुआ था 2006 में, और ये जो है 199 कंट्रीज को डिफरेंट पासपोर्ट्स को ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। इसमें जो बॉटम रैंक होल्डर की बात करें तो बॉटम रैंक होल्डर कौन है, सीरिया है, इराक है, अफगानिस्तान है। ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं फिर से जो है वर्स्ट पासपोर्ट के लिए। ठीक है, इनका नंबर है 29, 29, 28 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 29 जो है सीरिया, 28 आपका ईरान एंड 26 जो है अफगानिस्तान है। इंडिया का परफॉर्मेंस अगर देखें तो इंडिया का 85th, आपको एकदम से याद कर लेना कि 85th जो है इंडिया का पासपोर्ट इंडेक्स है। ठीक है, ये वीजा जो है फ्री स्कोर जो इसका है 58 है। ठीक है, तो इंडिया जो पासपोर्ट रैंक करता है हायर इन बोथ, अगर हम बात करें तो 2020 में 84 था। ठीक है, 2019 में जो है 19 में ये कितना था, 82 था। 19 में 82 था, 20 में 84 था, और अब इस बार 85 है। ठीक है, अगर हम नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान का रैंक जो है 107 है, कितना है 107। नेपाल का जो है 104 है। ठीक है, अब रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या है, गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट प्रोवाइड वीजा फ्री ट्रेवल। ठीक है, वीजा ऑन अराइवल एंड वीजा ई वीजा फैसिलिटी सो दैट फर्दर ईज इंटरनेशनल ट्रेवल फॉर इंडियंस। ठीक है, तो ये हमारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल जो आपके ट्रेवल्स हैं वो थोड़ा सा और इजी हो सके, तो इसलिए जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो कंट्री को प्रोवाइड किया वीजा फ्री ट्रेवल, वीजा ऑन अराइवल एंड ई वीजा फैसिलिटीज। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर एक हमारा जो एक टॉपिक था कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, इन्होंने कोची, केरला, मैंगलोर, कर्नाटका, ये जो है गैस पाइपलाइन है 450 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन है, इसको जो है इनॉग्रेट कर दिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 450 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन है, इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। की पॉइंट्स क्या है, ये देखिए गैस बेस्ड इकोनॉमी है, इसको ये जो आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको जो है और बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज बीइंग डन इन डायरेक्शन टू वन नेशन वन गैस ग्रिड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन गैस ग्रिड के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इसको किया जा रहा है। ये जो है आपका द पाइपलाइन ग्रिड इज एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू इम्प्रूव द क्लीन एनर्जी एक्सेस। ठीक है, पहली बात तो क्लीन एनर्जी एक्सेस, देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो जो हमारी एनर्जी होती है ना, एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं, एक तो अगर हम दो हेड में डिवाइड करें तो ये जो हमारा है नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल। तो जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी होती है, जो हम जो है बहुत सालों से ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं, जैसे कोल हो गया। ठीक है, आपका ये हो गया सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो फॉरेस्ट वुड है। ठीक है, फायर वुड। ठीक है, फायर वुड में हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट से वुड लेके आते हैं, उसी से गांव में लोग खाना वाना बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल है वो क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल में जैसे हाइड्रो हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, ठीक है, विंड पावर, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर, ये आपका जो है क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। तो हमें नॉन कन्वेंशनल को ज्यादा बढ़ावा देना है ताकि हम क्लीन एनर्जी क्या कहते हैं इसको, देखिए क्लीन एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली इसमें तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो कि जलने के बाद कोई रेजिडुअल ना छोड़े। ठीक है, इसकी जो बर्निंग के बाद इसकी जो कैलोरी है वो जो है ज्यादा हो, मतलब ज्यादा हीट प्रोवाइड कर सके, और हमारे जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसको गंदा ना करे, कोई गैस ऐसा ना छोड़े। तो ये हमारी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो है वन नेशन वन गैस ग्रिड की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो हमें इम्प्रूव करेगी क्लीन एनर्जी एक्सेस में। ठीक है, और क्या है, डेवलपमेंट हमारा जो है सिटी गैस प्रोजेक्ट, उसका भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अब क्या है, वन नेशन वन ग्रिड, याद रखिएगा। इंडियन पावर सिस्टम जो है फॉर प्लानिंग
ऑपरेशनल पर्पस इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजनल ग्रिड्स। हम लोगों ने 5 रीजनल ग्रिड्स में डिवाइड किया है। किसके लिए? ऑपरेशनल पर्पसेस में ईज आ जाए तो इसलिए हमने 5 नेशनल जो रीजनल ग्रिड्स है उसमें डिवाइड किया। तो हमने बात किसकी की? हमने कोची, केरला, मैंगलुरु, कर्नाटका, जो ये देखिए कोची इन केरला, ठीक है, केरला में जो है कोची है और कोची से मैंगलोर, ठीक है, कोची से मैंगलोर ये जो है गैस पाइपलाइन जो है क्या इनॉग्रेट किया गया है। 450 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन है ये। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स है। तो क्या है, इन्वेस्टिंग इन नेचुरल गैस शुड मोर इनकरेज्ड, ठीक है, ये बताया गया कि और इसको इनकरेज करना चाहिए। द शेयर कैन बी डिवाइडेड एज 20% फॉर द स्मॉलर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग के ब्रांड्स हैं उनके 20%, और वेयर एज फॉर द गवर्नमेंट एंड बिगर जो कंपनीज है उनके लिए 80%, ठीक है, ये जो है इन्वेस्टमेंट जो इस तरीके से इंकरेज किया जाएगा, ठीक है। क्लीनर इन्वायरमेंट मिल जाएगा हमारे लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी लोगों के लिए, और क्रिएटिंग मोर जॉब्स एंड बेटर जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम और आगे इंप्रूव कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो है, जो पूरा जो हमने ये गैस पाइपलाइन तैयार किया है वो गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है इसको पूरा गेल और ओएनजीसी है ना, इनका जो है कंट्रीब्यूशन था। तो देखिए नेचुरल गैस डेमोक्रेसी जो देखिए हमारा जो नेशन है उसमें गैस डेमोक्रेसी, हमने बात करते हैं ना कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पीपल्स की डेमोक्रेसी की, ऐसे ही गैस की डेमोक्रेसी, यानी कि गैस जो है वो अवेलेबल हो जो हमारे लोग हैं उनके लिए भी, ठीक है। लाइक नो सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड केप्ट आउट ऑफ डेमोक्रेसी, सिमिलरली नो वन शुड बी लेफ्ट आउट द बेनिफिट ऑफ द नेचुरल गैस, ठीक है। कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, इन लोग का जो है जो कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि वन नेशन वन गैस ग्रिड, ठीक है। तो ये हमारा इशू था पूरा। ओके, इसमें काफी जो बच गया था, मुझे लग रहा था कि ये खत्म हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा न्यूज है, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्पेस डिब्रीज जापानीज रिसर्चर्स आर टू लॉन्च द वुडन सैटेलाइट बाय 2023। तो देखिए बहुत ही अच्छा जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा, ये वुडन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। देखिए पहले ही हमारा जो स्पेस है ना उसमें इतना ज्यादा डिब्रीज भर गया है कि जो न्यू सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट, कभी कभी जो हमारा देखिए स्पेस जो हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस है उसको भी नुकसान पहुंचा था डिब्रीज के वजह से, कुछ उसका जो डोर था उसको वो टूट गया था, वो हार्म हो गया था उसको, ठीक है। तो जो हमारे जो अनवांटेड जो बर्न आउट बच गए हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई बड़ा सा टुकड़ा है और वो ये लगातार जो है चक्कर लगा रहा है स्पेस में, अब क्या होता है कि इससे दूसरा वाला कोई यार टकरा गया तो ये जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब फिर इससे कुछ और टकरा गया तो ये और पार्ट में, तो इस तरीके से इसका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है और ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में जो हम नया सैटेलाइट भेजेंगे वो हमारा जो है बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन में रहता है कि कभी भी इसको हार्म पहुंच सकता है। तो ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा जो वुडन सैटेलाइट है वो जल्दी से बर्न अप हो जाएंगे, ठीक है ना, वो कोई रिलीज नहीं करेंगे इस तरीके के सब्सटेंसेस जो बहुत हार्मफुल हो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। दिस विल नॉट लीव आउट एनी वेस्ट इन द स्पेस, ठीक है, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। वुडन सैटेलाइट क्या है, बीइंग डिजाइन बाय द, अब देखिए यहाँ पे जो है क्योटो यूनिवर्सिटी है और सोमिटो फॉरेस्ट्री, ठीक है, सोमिटो फॉरेस्ट्री और क्योटो यूनिवर्सिटी ने मिलकर जो इसको डिजाइन किया है, ठीक है। सोमिटोमो ये फॉरेस्ट्री जो है वो 400 ईयर ओल्ड वर्किंग जो कंपनी है जापान की, ठीक है। ये जो है आपका दे विल एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड, बहुत तरीके के वुड्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होते हैं उसमें वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको स्पेस में भेजना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब ये सैटेलाइट्स होते हैं, जब वो क्या करते हैं, ऑल द सैटेलाइट्स दैट री इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न कर जाते हैं वो, ठीक है, बर्न कर जाते हैं और वो छोटे छोटे एल्यूमिना जो पार्टिकल्स होते हैं, एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे अपर एटमॉस्फेयर में बहुत सालों तक वैसे ही फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। नासा के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो नासा जो है ये कहती है कि 95% ऑफ द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स इन द ऑर्बिट वर स्पेस जंक। सोचिए जो हमारा जो है जो ऑर्बिट है जहां पे हम सैटेलाइट भेजते हैं तो वहां पे 95% जो है वो स्पेस जंक है, ठीक है, 95% जो है मैन मेड स्पेस जंक है। तो ये हमारे जो है बहुत ही घातक हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं हमारी जो है सैटेलाइट की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके का सैटेलाइट होगा, आप देख लीजिए, है ना, कितना अच्छा जो है ये दृश्य है। तो ऐसा सैटेलाइट जाएगा जब ये हमारे अर्थ के जो है एनवायरमेंट में इंटरफेयर भी करे जो है एंटर करेगा, तो अगर वो टूट जाएगा तो ऐसा कुछ रेजिडुअली एल्यूमिना या इस तरह का कुछ नहीं रहेगा जो है हमारे जो स्पेस में तैरता रहे इस तरीके से। तो हमारे जो नए सैटेलाइट्स जो पृथ्वी से ऊपर जाएंगे उनको जो है हार्म नहीं होगा। आगे देखते हैं।
अब देखिए, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी देयर आर 128 मिलियन स्पीसीज ऑफ जो पीसेस ऑफ द डिब्रीज इन द ऑर्बिट, ठीक है। तो बहुत सारे डिब्रीज हैं, बहुत सारे जो है पार्टिकल्स हैं जो अनवांटेड हैं, जो वो 128 मिलियन पीसेस हैं वहां पे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें कहा गया है कि जब भी कोई छोट जैसे ऑब्जेक्ट है वो कोलाइड करता है, तो वो जो जो हमने देखा था कि एक बड़ा पार्टिकल है, अब उससे कोई और जो है टकराया, तो ये इसमें दो में डिवाइड हो गया, इतने में मान लो चार में हो गया, फिर इससे कोई टकराएगा, तो फिर ऐसे इसका नंबर जो है ना कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये कहता है कि देर आर मोर देन 6,000 सैटेलाइट्स सर्कलिंग द अर्थ। 6,000 सैटेलाइट्स हैं जो हमारे अर्थ को सर्कल कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस 60% ऑफ देम आर डी फंक्शनल, ठीक है, 60% जो है वो डी फंक्शनल है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द थाउजेंड सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च एवरी ईयर दिस डिकेड, ठीक है। और हमने जो है क्या किया है कि अब देखिए सैटेलाइट जो हर कंट्री है वो क्या हो रही है, हर कंट्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की, कंट्रीज एफोर्ड कर रही हैं। तो जो सैटेलाइट्स भेजेंगे हम, उसका जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। और अगर ये बताया गया कि 2028 तक ये 15,000 सैटेलाइट्स जो है वो ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो इनका पोटेंशियल डैमेज होने का जो डर है, जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बने रहेंगे अगर हमने इन जो डिब्रीज है उनको हम रिमूव नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। इन 2006 ये जो टाइनी पीसेस हैं सैटेलाइट्स के डिब्रीजेस हैं कोलाइडेड विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड टुक टू अ चिप ऑफ हेवी रीइंफोर्स्ड विंडो, है ना। तो जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसका जो विंडो होता है, उसका हेवी चिप जो है, इसकी वजह से ये जो आया डिब्रीज और इसको तोड़ ले गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुई थी। तो इस तरीके से जो बहुत ही पोटेंशियल डैमेजेस हो सकते हैं हमारे सैटेलाइट्स को जो हम इन फ्यूचर भेजेंगे, ठीक है।